आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लॉक एंड इंडस्ट्रियल अकेडमी पे। तो कल हमने हिस्ट्री के बारे में एक मेन टॉपिक जो थे वो पढ़े थे, और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का प्राचीन काल, यानी कि प्राचीन भारत। प्राचीन भारत या फिर प्राचीन काल। जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। उनके टाइम पीरियड और उनकी जो मेन टॉपिक थी वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके वो वीडियो वो लेक्चर देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे प्राचीन काल की। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो प्राचीन काल है, यानी कि हिस्ट्री जो होती है, ये किस वर्ड से बना है। ये जो हिस्ट्री बना है ये बना है हिस्टोरिया वर्ड से, हिस्टोरिया वर्ड से। और ये किस लैंग्वेज का शब्द है, ये है ग्रीक लैंग्वेज का ये क्या है, वर्ड है, यानी कि यूनानी भाषा जो है उसका ये शब्द है, वहाँ से ये सब लिया गया है। यूनानी शब्द हिस्टोरिया, और हिस्टोरिया से ही क्या बना है, हिस्ट्री बना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है। तो लिख लीजिए अगली हेडिंग जो है, फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का जनक या इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को, फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी कि भारत का वो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस। और इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिका। इम्पोर्टेंट है एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए, क्या, हिस्टोरिका। तो हिस्ट्री के सबसे बना है हिस्टोरिया, जो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, यानी कि यूनानी भाषा का शब्द है। और फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि कौन है, हेरोडोटस। और कौन सी शब्द लिखी है, कौन सी बुक लिखी है हेरोडोटस ने, हिस्टोरिका। तो एक छोटा सा संक्षेप हुआ हिस्ट्री का। तो अब हम बढ़ते हैं अगली तरफ, प्राचीन काल की तरफ, यानी कि आप पढ़ेंगे प्राचीन काल। तो जैसा आपको पता होगा कि मैंने कल भी बताया था कि प्राचीन काल, मध्यकालीन भारत और आधुनिक काल में जो सबसे लंबा पीरियड है वो किसका है, प्राचीन काल का है। और प्राचीन काल जो है वो बहुत पहले से चला आ रहा है, पता नहीं कितने हज़ारों वर्ष पहले की इसमें घटनाएं हैं। तो अभी इसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत लंबा है, इसलिए इसको है ना कई पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने कल भी बताया था कि प्राचीन काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले कौन सा आता है, पहला आता है प्रागैतिहासिक काल, फिर दूसरा क्या आता है, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो पहला क्या हुआ, प्रागैतिहासिक काल, फिर होता है आद्य ऐतिहासिक काल, और फिर तीसरा जो है वो है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल, तो इसमें प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, क्योंकि इसकी जो अवधि है वो इन दोनों से क्या है, ज़्यादा है। तो इसलिए पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे। तो ऊपर लिख लीजिए, ऊपर सबसे पहले क्या आएगा, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जो किसका हिस्सा है, जो प्राचीन काल का हिस्सा है। तो इसकी जो अवधि है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल की सबसे लंबी है। कि अब बात करेंगे, जब ये लंबी है तो इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे, उससे क्या होगा, हमें ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो इसके 2 पार्ट हैं, इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है वो है पाषाण युग, पाषाण युग, जिसको क्या कहा जाता है, स्टोन एज कहा जाता है। और जो दूसरा पार्ट है इसका वो है ताम्र युग, ताम्र युग, या जिसे कह सकते हैं हम कॉपर एज। ठीक है, तो कॉपर एज है, और ये पाषाण युग यानी कि प्रागैतिहासिक काल जो है वो
पाषाण युग में और ताम्र युग में क्या है, डिवाइड है। प्रागैतिहासिक काल को क्यों प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वो अभी तक क्या है, हमें सही से सही इसका जो प्रमाण है प्रागैतिहासिक काल का वो अभी तक मूल रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। इसमें जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, एक तरीके से अभी उसकी क्या है, प्रमाण सिद्ध नहीं हो पाए हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल। और जो आद्य ऐतिहासिक काल था उसमें जो चीज़ें हमें मिली हैं वो अभी मिल तो गई हैं लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और जो ऐतिहासिक काल है उसमें जो भी घटना घटी है उसका हमें क्या मिला है, उसका हमें मूल रूप से प्रमाण मिला है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल। वो हम धीरे धीरे उसमें पढ़ेंगे। अब जैसे पाषाण काल है और ताम्र युग है, इन दोनों में सबसे ज़्यादा अवधि किसकी है, वो है इसकी, यानी कि अवधि ज़्यादा इसकी है, अवधि ज़्यादा, यानी कि पाषाण युग और ताम्र युग में किसकी एज ज़्यादा है, लंबी जो समय अवधि है वो किसकी है, पाषाण युग की। इसलिए पाषाण युग को या स्टोन एज को हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे, तीन भागों में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से, सबसे पहला आएगा पूरा पाषाण काल, दूसरा जो आएगा वो आएगा मध्य पाषाण काल, और जो तीसरा और जो अंतिम है वो आएगा नव पाषाण काल। तो ये 3 काल हैं पाषाण युग में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में क्या है, आदि मानव है, और उसके बाद आदि मानव में कुछ आविष्कार किए जैसे आग का, पहिए का और औजार बनाने, और इसमें क्या क्या चीज़ों का आगाज़ हुआ वो हम आज इन तीनों पार्ट में पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में। ठीक है, तो चलिए फिर अब पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल पहले, फिर पढ़ेंगे हम कॉपर एज यानी कि ताम्र युग पढ़ेंगे इसके बाद। तो अब आएगी हेडिंग पूरा पाषाण काल, इधर रख लेते हैं, क्या आएगा, पूरा पाषाण काल। तो सबसे पहले देख लेते हैं, पॉइंट 1 लिख लेंगे, पॉइंट बना बना के लिखेंगे क्योंकि इससे ये होगा कि हमें चीज़ों को क्या होगा, समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो जैसे सबको मालूम होगा कि जो आदमी है वो पहले क्या था, एक आदि मानव के रूप में था। तो इस काल में क्या थे हम लोग, सब आदि मानव। और आदि मानव क्या था, एक शिकारी के रूप में इसमें रहता था, और जब वो शिकार करता था वो तो क्या बनाता था, पत्थर के औजार, क्योंकि सबको मालूम है कि आदि मानव जो कहाँ पर रहते थे, जंगलों में या पहाड़ों में या गुफाओं में रहते थे। तो वो अपना शिकार ढूंढने के लिए क्या चीज़ का इस्तेमाल करता था, हथियारों का। तो उस वक्त तक तो कोई लोहा या आयरन या फिर कॉपर कोई चीज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। तो जंगलों में ज़्यादातर क्या होता था, नुकीली चीज़ पत्थर को काट के या फिर पेड़ों को काट के उसके क्या बनाए जाते हैं, हथियार बनाए जाते थे। तो पूरा पाषाण काल में क्या होते हैं, पत्थरों के हथियार, पत्थरों के हथियार, जिसमें भाला या फिर एक तरीके से कुल्हाड़ी जो होती है पत्थरों की वो उसमें बनाए जाते थे। अब बात करते हैं इसी पूरा पाषाण काल में पत्थरों को जब जानवरों को मार दिया जाता था तो उनको फिर भून के खाते थे। तो भून के खाने के लिए उनको क्या चाहिए थी, आग। तो आदि मानव ने पत्थर से पत्थर रगड़ा और फिर क्या उत्पन्न हुई, उसमें से चिंगारी, और तभी किसका आविष्कार हुआ, आग का, यानी कि फायर का। तो पूरा पाषाण काल में किस चीज़ का आविष्कार हुआ, आग का। एग्जाम में पूछा जाता है कि आग का आविष्कार या आग की खोज कब हुई, तो वो कब हुई, पूरा पाषाण काल में, और किसके द्वारा, आदि मानव के द्वारा। ठीक है, तो ये हुआ पूरा पाषाण काल। अब इसके जो चीज़ें हैं, मतलब औजार हमें कहाँ मिले हैं, इसके जो अवशेष है वो किस नदी के किनारे या किस जगह पे मिलते हैं वो लिख लेते हैं। यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए साथ में, यानी कि इन चीज़ों के बारे में हमें कब पता चला, जब हमें खुदाई करी, ये इसके बारे में जब हमें चीज़ें मिलती हैं हिंदुस्तान में भी। तो यहाँ पे लिख लीजिए पूरा पाषाण काल, अवशेष या साक्ष्य, अवशेष या साक्ष्य। तो सबसे पहले कहाँ पे मिला, हमें मिला बेलन नदी, रावी नहीं सोन नदी
और फिर नर्मदा नदी। इन तीनों नदियों के किनारे जो भी चीज़ें हमें मिली हैं वो किस काल को शो करती हैं? वो पूरा पाषाण काल को शो करती है। एक नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के। चीज़ें जो भी स्टार से होंगे वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती है एग्ज़ाम में कि वो जगह एकदम पर्टिकुलर जगह के बारे में पूछ लेता है। तो पूरा पाषाण काल के जो अवशेष हैं, जो साक्ष्य हैं, वो हमें कहाँ मिले हैं? भीमबेटका, भीमबेटका, जो कहाँ है? भोपाल, मध्य प्रदेश, भोपाल एमपी। तो ये चीज़ें कहाँ मिली हैं? भीमबेटका, भोपाल, मध्य प्रदेश। तो इस तरह से क्या हुआ? पूरा पाषाण काल जो है वो ख़त्म होता है। अब बात करेंगे हम मध्य पाषाण काल की। अब किसकी बात करेंगे हम? मध्य पाषाण काल की। तो पूरा पाषाण काल हो गया, तो उसमें हमने पढ़ा कि उसमें आदि मानव थे और लोग क्या है वो शिकार करके खाते थे, और फिर उन्होंने पत्थर से पत्थर रगड़ के चिंगारी बनाई और उससे क्या हुआ? आग का आविष्कार हुआ। अब इसमें लोग जो है, आदि मानव जो है वो थोड़े थोड़े से बदलते रहे, थोड़ा परिवर्तन आता रहा उसमें। और फिर उसी के साथ साथ सबसे पहले जो कार्य किया मध्य पाषाण काल में, जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले उसने क्या किया? सबसे पहले मध्य पाषाण काल में क्या बनाना स्टार्ट किया? पशुपालन। तो पशुपालन कौन से काल में शुरू किया आदि मानव ने? वो क्या है? मध्य पाषाण काल में। और जब जैसे कि पता है कि जंगलों में रहते थे, तो मध्य पाषाण काल में जब पशुपालन हुआ तो पशुओं को आने ले जाने के लिए उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? व्हीकल की पड़ी। तो इसी में किस चीज़ का आविष्कार हुआ? पहिए का और बैलगाड़ी। तो इस तरह से आदि मानव ने पशुपालन शुरू कर दिया और फिर किसका आविष्कार किया? पहिए का और बैलगाड़ी का। तो ये हुआ मध्य पाषाण काल। ये दो चीज़ें हैं जो मध्य पाषाण काल की क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ साथ मध्य पाषाण काल का जो तीसरा पॉइंट है वो है पशुपालन के अवशेष। यानी कि इन दोनों चीज़ के हमें जो पशुपालन के अवशेष मिलते हैं वो कहाँ कहाँ पर मिलते हैं वो देख लेते हैं। अवशेष या साक्ष्य दोनों लिख सकते हैं, या साक्ष्य। तो सबसे पहले लिखेंगे, तो सबसे पहला है आदमगढ़। एक होता है आजमगढ़, यह है आदमगढ़, जो कहाँ पर है? यह है गुजरात में, और हाँ गुजरात में, मध्य प्रदेश में। और फिर है दूसरा जो है ये, जो दूसरा पॉइंट है मध्य पाषाण बागौर, जो कहाँ पर है? राजस्थान में। तो ये जो दो चीज़ें हैं मध्य पाषाण काल में आदि मानव ने सबसे पहले क्या शुरू किया? पशुपालन और पहिया या बैलगाड़ी का आविष्कार कब किया? मध्य पाषाण काल में। तो दो चीज़ें होगी जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए फिर आइए अब बढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल के अंतिम काल में, जिसे हम कहते हैं नव पाषाण काल। बात करते हैं किसकी? तीसरे की, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, तो ये तीसरा काल है प्रागैतिहासिक काल का। अब इसमें जो हुआ, सबसे पहले जो आदि मानव ने सबसे पहले जो कार्य किया वो किया कृषि का। यानी कि अब क्या कर दी? पशुपालन के बाद आदि मानव ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? कृषि पालन शुरू करना स्टार्ट कर दिया। और इसी में नव पाषाण काल में सबसे पहले धातु मिली आदि मानव को, जो किसकी थी? कॉपर की या तांबे की। कॉपर या तांबा एक ही बात है। तो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि तांबे का आविष्कार या तांबे की खोज या तांबे का प्रयोग सबसे पहले कौन से काल में किया गया? नव पाषाण काल में। या फिर प्राचीन काल में सबसे पहले मिलने वाली धातु कौन सी थी? कॉपर या तांबा थी। ठीक है, अब इसमें इसी काल में क्या शुरू हो जाता है? लिपि। लिपि की शुरुआत हो जाती है। लिपि की शुरुआत, लिपि की शुरुआत। और जैसे ही लिपि की शुरुआत होती है तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल में।
तो जैसे ही लिपि की शुरुआत होती है तो वो चले जाते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल में। लेकिन जो लिपि होती है वो अक्षरों में नहीं होती, वो किसी डायग्राम में या किसी शेप में होती है जो आज तक अभी तक पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, इसके बाद नवपाषाण काल के जो अवशेष हैं वो हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इधर लिख ले देंगे नवपाषाण काल के अवशेष या साक्ष्य। ये सारे एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देख लेते हैं कि कृषि के अवशेष हमें कहाँ पे मिले हैं, यानी कि हमें कैसे पता चलता है कि नवपाषाण काल में कृषि कहाँ पर होती थी। तो सबसे पहले लिखेंगे कृषि अवशेष, यानी कि खेती, यानी कि एग्रीकल्चर, कृषि अवशेष। तो अवशेष क्या है, हमें दो जगह से मिले हैं इसके। सबसे पहला जो है वो है मेहरगढ़, जो कहाँ पे है, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान। अब दूसरा एक ही है, मेहरगढ़ जो है वो बलूचिस्तान है। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आदि मानव ने सबसे पहले कौन सी चीज़ उगाई। तो प्रथम कृषि जो लिख लेंगे, प्रथम कृषि, उन्होंने उगाया गेहूं, जौ और कपास। ये तीन चीज़ उगाई आदि मानव ने सबसे पहले। क्या, गेहूं, जौ और कपास, जिसके अवशेष हमें कहाँ मिले हैं, मेहरगढ़, बलूचिस्तान में। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि चावल के अवशेष हमें सबसे पहले कहाँ मिले, चावल के अवशेष या साक्ष्य। तो चावल के जो अवशेष है वो हमें मिले कोल्डी हवा, यानी कि कोल्डी हवा इलाहाबाद में, जिसका अब नाम हो गया, क्या हो गया है, प्रयागराज। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रयागराज। और ये कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश राज्य में, यानी कि यूपी में। इलाहाबाद का वर्तमान में नाम क्या है, प्रयागराज, यानी कि यूपी में। तो चावल के अवशेष या चावल के साक्ष्य में कहाँ मिले, कोल्डी हवा में, जो कहाँ पर है, इलाहाबाद, प्रयागराज में। अब इसी में है नवपाषाण काल में अभी तक जितने भी हमने काल पढ़े हैं, यानी कि 2 काल पढ़ चुके हैं हम, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। अभी तक हमें किसी भी आदि मानव के कंकाल की डेड बॉडी या कंकाल जो है वो अभी तक नहीं मिला था। लेकिन नवपाषाण काल में हमें सबसे पहले क्या मिलता है देखने को, आदि मानव का कंकाल, यानी कि जो बॉडी होता है, स्ट्रक्चर जो होती है उसकी, हड्डियों का कंकाल हमें कहाँ मिला सबसे पहले, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रथम मानव कंकाल का साक्ष्य या अवशेष हमें कहाँ मिले, हमें मिले सराय नाहक प्रतापगढ़, जो कहाँ पर है, यूपी में। तो सबसे पहले हमें जो आदि मानव का कंकाल मिला है वो मिला है नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल में जो अब है वो जगह कहाँ है, सराय नाहक, जो कहाँ पर है, प्रतापगढ़, यूपी में। और कहीं कहीं पे हमें ये भी मिलता है, ये भी आपने पढ़ा होगा कि मानव के साथ कुत्तों को भी दबाया जाता था। तो वो कहाँ पे मिले हैं उसके अवशेष, वो भी लिख लेंगे। ये जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि मानव और प्लस कुत्ता, यानी कि इन दोनों के कंकाल जो हैं एक साथ मिले हैं, वो कहाँ मिले हमें, बुरुज होम में, बुरुज होम, बुरुज होम। और ये कहाँ पर है, वर्तमान में जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर। तो ये हुआ कि हमें मानव, बुरुज होम या जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, आदि मानव प्लस कुत्तों के कंकाल एक साथ मिले हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, ये नवपाषाण काल भी हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। तो जैसे मैंने बताया था कि इसी काल में क्या शुरू हो गई थी, लिपि की शुरुआत हो गई थी। तो जैसे ही लिपि की शुरुआत होती है तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में। लेकिन वर्तमान में भी जो लिपि हमें मिलती है आद्य ऐतिहासिक काल की, उसे अभी तक क्या है, पढ़ा नहीं गया है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है,
आद्य ऐतिहासिक काल। अब यहाँ पे एक छोटा सा वो लिख लेते हैं कि इन जो काल हैं जो हमने अभी पढ़े, प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक, नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, इनकी जो टाइम पीरियड है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, फिर आएगा मध्य पाषाण काल, और फिर तीसरा जो आएगा वो आएगा नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक, तो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी उसमें हमें यह नहीं पता चला कि इनकी जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है, क्योंकि किसी भी चीज़ को एग्जैक्ट पता करने के लिए उसकी डेट का होना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि गौतम बुद्ध का जन्म, इसका बुद्ध का जन्म कब हुआ है, 563 ईसा पूर्व। तो ये क्या है, ये एक डेट है कि ईसा मसीह के 563 साल पहले, या ईसा मसीह के पैदा होने के 563 साल पहले किसका जन्म हुआ था, बौद्ध का, यानी कि बुद्ध का। तो इसी तरह से किसी भी प्राचीन काल की घटना को सही से पढ़ने के लिए उसकी क्या है, डेट तक या उसके समय पे जानना ज़रूरी होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पूरा पाषाण काल है, ये बहुत लंबा है और इसकी जो अनिश्चितता है, लेकिन फिर भी इतिहासकार ने जो माना है वो माना है 5 लाख BC से लेकर 8000 BC तक। अब ये BC क्या होता है, BC होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के 5 लाख साल पहले। और फिर होता है AD, एनो डोमिनी, यानी कि ऐसा मान लीजिए कि आप यहाँ पे 0 मानिए और यहाँ पे आप 100 और फिर 200 इस तरह से आगे बढ़ते रहिए, और फिर यहाँ पे 100 और फिर यहाँ पे 200। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हो गया 0 पे, तो इससे पहले का जो समय होगा वो होगा BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के 100 साल पहले। और इसके बाद क्या होगा, ईसा मसीह के 100 साल बाद, और यहाँ पे क्या शुरू हो जाता है, AD। और AD को हम क्या लिख सकते हैं, CE भी लिख सकते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, कॉमन एरा कहा जाता है, और हिंदी में क्या कहा जाता है, ईस्वी। और इसे क्या कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट को ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। ठीक, तो बिफोर क्राइस्ट क्या हुआ, ईसा पूर्व, और AD हुआ एनो डोमिनी, और CE हुआ कॉमन एरा, यानी कि ईस्वी। तो इस हिसाब से हमने जो डेट फिक्स की है प्रागैतिहासिक काल की, वो ईसा मसीह के जन्म से पहले की है, इसीलिए इसके नाम क्या लगता है, BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। तो इतिहासकारों ने 5 लाख BC से लेकर 8000 BC तक क्या माना है, प्रागैतिहासिक काल। अब बात करते हैं जो मध्य पाषाण काल है वो कब से है, वो है 8000 से लेकर 4000 BC तक, यानी कि ईसा मसीह के 8000 साल पहले, यानी कि ईसा मसीह के 8000 साल पैदा होने से पहले क्या है, मध्य पाषाण काल। और इसके बाद से लेके 25,000 BC ओ 2500 BC तक का क्या टाइम पीरियड है, वो है नवपाषाण काल। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नवपाषाण काल की अंत में ही किस चीज़ की शुरुआत होगी थी, लिपि की शुरुआत होगी। तो जैसे ही हम लिपि की शुरुआत करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। अब ऐतिहासिक काल में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसे हम डिस्कस करेंगे आगे अभी। और इसी में ही जैसे प्रागैतिहासिक काल था तो इसमें दूसरा था, जो दूसरी टर्म थी वो थी ताम्र युग, यानी कि जिसे हमने कहा था कॉपर एज, कॉपर एज। तो कॉपर एज में क्या होता है, कॉपर एज में सबसे पहले इसका टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड है इसका 3000 से 2000, इसमें बस इतना ही है। और इसमें क्या हुआ था, इसमें कॉपर का जो है वो आविष्कार हुआ था। इसके बाद अब पढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, ऊपर लिख लेंगे।
क्या लिखेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। और इसी काल में किस चीज़ का प्रयोग हुआ है, किस मेटल को यूज़ किया गया है, इसमें कहा गया हुआ है कांस्य का, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कांस्य युग भी कहा जाता है, कांस्य युग। तो आद्य ऐतिहासिक काल में चीज़ें जैसे मैंने बताया था, ताम्र युग में ही कॉपर का आविष्कार हुआ और ताम्र युग में ही लिपि लिखने की शुरुआत होने लगी थी, यानी कि नवपाषाण काल के दौरान ही और ताम्र युग के बाद में ही किस चीज़ की शुरुआत होने लगी थी, लिपि की। तो आदि मानव धीरे धीरे तरक्की करने लगा था और अब वो लिपि की शुरुआत करने लगा था, लेकिन जो लिपि वो लिखता था वो अभी तक क्या गई है, वो पढ़ी नहीं गई है। और इसी काल में कांस्य युग का प्रयोग होने लगा, तो आद्य ऐतिहासिक काल को क्या कहा जाता है, कांस्य युग। और इसी में कांस्य में एक चीज़ करी गई जिसे हम कहा जाता है कॉपर और प्लस टिन, यानी कि जो कांस्य बना है वो किस किससे को मिलके बना था, कॉपर और टिन को बना के क्या मिला, कांस्य युग। और इसे क्या कहा जाता है, कांस्य युग काल भी कहा जाता है। अब इसमें देखते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल में सबसे जो मेन है वो क्या है पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल में सबसे पहला आता है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता जो हमारे देश की क्या है, सबसे पुरानी सभ्यता है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 2500 से, यानी कि 2500 BC से 1750 BC। और BC का मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट। तो सिंधु सभ्यता एक बहुत बड़ी सभ्यता है। इसके जो टॉपिक है, इसका जो लेक्चर है वो अलग से एक इंडिविजुअल इसका एक टॉपिक बनाएंगे आपको अच्छे से समझाने के लिए। अभी यहाँ पे देख लीजिए कि आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता में पढ़नी है, जिसका टाइम पीरियड कब से कब तक है, 2500 से 1750 BC तक। अब इसमें ही आद्य ऐतिहासिक काल में क्या चीज़ें आती हैं, वैदिक सभ्यता। क्या आती है, वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता को कितना टाइम पीरियड माना गया है, वो है 1500 से 600 BC तक। तो 1500 से 600 BC तक क्या है, वैदिक सभ्यता, जिसमें रामायण महाकाव्य और महाभारत, वेद, धर्म जितने भी हैं वो हमें इसमें ही पढ़ने हैं। और वैदिक सभ्यता के अंत में, वैदिक सभ्यता के अंत में इस चीज़ का प्रयोग हुआ वो है लोहे का। और जैसे ही लोहे का आविष्कार हुआ, लोगों ने, आदि मानव ने लोहे का प्रयोग करना स्टार्ट हुआ, तो वैसे ही हम किस युग में पहुंच जाते हैं, ऐतिहासिक काल में, जो प्राचीन काल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ऐतिहासिक काल। तो जैसे ही लोहे का आविष्कार होता है हम कहाँ पहुंच जाते हैं, ऐतिहासिक काल में। और ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है ऐतिहासिक काल का, वो है 600 BC से लेकर 712 BC तक, यानी कि लगभग 1300 साल, यानी कि लगभग 1300 साल का टाइम पीरियड है ऐतिहासिक काल, जिसमें हम मौर्य साम्राज्य और जितने भी गुप्त साम्राज्य, कुषाण वंश, सारे पढ़ेंगे इसमें हम ऐतिहासिक काल में। तो जैसे ही यहाँ पे लोहे का आविष्कार होता है आद्य ऐतिहासिक काल में, हम पहुँच जाते हैं किसमें, ऐतिहासिक काल में। ठीक है, तो याद आद्य ऐतिहासिक काल में सबसे इम्पोर्टेंट है सिंधु सभ्यता। इसके लिए हम अगले लेक्चर में पूरी डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऐतिहासिक काल को, यानी कि जो ऊपर लिखा हुआ है ऐतिहासिक काल को पढ़ने का, जो किसी भी ऐतिहासिक काल में किसी भी चीज़ के जो हमें स्रोत मिलते हैं, यानी किसी भी चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें हमें सोर्स की ज़रूरत होती है। यानी कि कोई भी किसी भी अतीत के बारे में जानने के लिए हमें क्या ज़रूरी होती है, सोर्स की, यानी कि सोर्स होने बहुत ज़रूरी है। तो भारतीय इतिहास के 3 स्रोत हैं, स्रोत, यानी कि भारतीय इतिहास को जानने के कितने स्रोत हैं, 3 स्रोत हैं। अब वो कौन कौन से, सबसे पहला है पुरातात्विक स्रोत। और इसमें क्या क्या चीज़ें आते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला आता है स्मारक, फिर आते हैं सिक्के, इसी तरह से
फिर आते हैं अभिलेख, जैसे कि अशोक के अभिलेख। तो इन सब से हमें किस चीज़ का पता चलता है, उस वक्त की जो घटना घटी है उस चीज़ के बारे में पता चलता है। और फिर आते हैं बर्तन। तो ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, ये सारे आते हैं पुरातात्विक स्रोत में। अब बात करते हैं दूसरे स्रोत की। दूसरा जो स्रोत है वह है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत दो तरह से होते हैं, ये बहुत आपको नोट डाउन करने का। साहित्यिक स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक होता है रिलीजियस और एक होता है नॉन रिलीजियस। तो पहला आता है धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, और एक होता है अन्य ग्रंथ, या आप इन्हें नॉन रिलीजियस ग्रंथ भी कह सकते हैं। तो धार्मिक ग्रंथ में जैसे आपको पता होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेद, उपनिषद, ये जितने भी ग्रंथ हैं, या जातक कथाएं, त्रिपिटक, बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की, उनके बारे में हमें, उनको पढ़ने के बाद हमें किस चीज़ का अनुमान होता है, इतिहास का। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, धार्मिक ग्रंथ में आते हैं। उसके बाद आते हैं अन्य ग्रंथ। ये अन्य ग्रंथ क्या है, ये आप पुस्तकें कह सकते हैं, आप पुस्तकें भी कह सकते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री था, जिनका नाम था चाणक्य, उनकी किताब है अर्थशास्त्र, उससे भी हमें तत्कालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर इंडिका है मेगास्थनीज की, ये पुस्तक है, बहुत फेमस बुक है। फिर है विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस। तो इस तरह से जितनी भी किताबें लिखी गई हैं वो सारी क्या है, साहित्यिक स्रोत की कैटेगरी में आती है। कौन सा है, अर्थशास्त्र चाणक्य का, इंडिका जो है वो मेगास्थनीज की है, और मुद्रा राक्षस विशाखादत्त की है। इसकी बहुत सारी और राइटर हैं, उसके बारे में हम जब पढ़ेंगे डीपली तब आपको उसके बारे में बताया जाएगा। जब हम उनके काल के राजाओं के बारे में पढ़ेंगे तब उसकी अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। अब जो तीसरा है और साहित्यिक स्रोत का जो आखिरी पॉइंट है वो है विदेशी यात्रियों का विवरण। यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण। तो जैसा आपको मालूम होगा कि प्राचीन काल में भारत में बहुत सारे विदेशी यात्री भी आए जो भारत की यात्रा करने आए, और उन्होंने भी भारत के साहित्यिक इतिहास को या फिर भारत की संस्कृति और सभ्यता को अपनी किताबों में जगह दी है। जैसे कि आपको पता होगा विदेशी यात्रियों में हेंगसांग है, फायान है, और मध्यकालीन में इब्न बतूता है, यानी कि बहुत सारे हैं ऐसे राइटर जो हैं, उनके बारे में हम तब ध्यान से पढ़ेंगे जब उनके राजाओं के और उनके काल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तीन स्रोत हैं भारतीय इतिहास को अच्छी तरह से पढ़ने के, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। तो ये आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगली बार हम पढ़ेंगे, यानी कि अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, अगली क्लास में पढ़ेंगे हम सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता का उदय और उसका आगमन, और उसमें क्या क्या चीज़ें घटित हुई हैं, और उसके अवशेष हमें कहाँ कहाँ मिले हैं, और उसके साथ साथ के उसमें क्या क्या चीज़ें हमें जो इम्पोर्टेंट है वो भी पढ़ेंगे, और इसका पतन कैसे हुआ, ये जो सारी बातें हैं हम ये अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।